Today we are going to discuss about the demand of money. In your previous lecture, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डिमांड ऑफ मनी के रेफरेंस में किन्स ने जो मनी के डिमांड को एक्सप्लेन किया, बेसिकली उन्होंने 3 टाइप्स मनी की जो डिमांड है उसके जो रीजंस हैं वो 3 रीजंस बताए. फर्स्ट इज नोन एज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड इज नोन एज प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज नोन एज स्पेकुलेटिव मोटिव. तो डिमांड फॉर मनी, this is the 3 motive to demand for money in any economy. First is known as transaction motive, second is known as precautionary motive, and third is known as speculative motive. Transaction motive, demand for money is a transaction motive, especially depend upon the exchange of goods and services, store of value and the deferred payment. Means कि जो हम अपने डे बाय डे यूज के लिए जो हम मनी की करेंसी की डिमांड करते हैं, दिस इज द ट्रांजैक्शन मोटिव, एंड दैट एक्सपेंडिचर, दैट अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. सपोज दैट कि जिस तरह की इनकम होती है वैसे ही उसके, आप सुने होंगे कि जैसी इनकम होती है वैसे ही खर्चे होते हैं. तो जिसकी इनकम जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन करता है. तो ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ डिमांड है ये इनकम पर डिपेंड करता है. दिस इज द डिपेंड अपॉन इनकम, इसका रिलेशन इनकम से होता है. प्रिकॉशनरी मोटिव मीन्स कि दोज इनकम ए पर्सन होल्ड फॉर द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस, कि फ्यूचर के लिए अगर उसे किसी भी तरह की जो दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो कुछ अमाउंट कीप करता है, और ये अमाउंट भी उसी पर डिपेंड करता है, उसकी इनकम पर. जिसकी जैसी इनकम होती है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिकॉशनरी मोटिव के अकॉर्डिंग करेंसी होल्ड करता है, डिमांड करता है, रखता है. एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर द डिमांड ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ किन्स गिव द मोस्ट वेट फॉर दैट डिमांड फॉर मनी, बिकॉज ऑफ दैट इज द डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि सट्टा लगाने के लिए, जो हम बॉन्ड शेयर्स के लिए जो हम करेंसी होल्ड करते हैं, दिस इज द स्पेकुलेटिव मोटिव. क्लियर? अब देखो ये स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. मीन्स कि द रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इनवर्स, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ती चली जाती है, तो जो डिमांड ऑफ मनी है वो कम होती जाती है फॉर द स्पेकुलेशन, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती चली जाती है. ये तो इनकम पर डिपेंड करते हैं, तो ये डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते हैं. ये ओवरऑल होल इकोनॉमी की बात करें तो जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो बेसिकली स्पेकुलेटिव मोटिव ऑफ डिमांड है, जिसको हम आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. तो डिमांड ऑफ मनी, द टोटल डिमांड ऑफ मनी, किसी भी इकोनॉमी में टोटल डिमांड ऑफ मनी क्या होगी? टोटल डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू
डिमांड ऑफ ट्रांजेक्शन मोटिव प्लस डिमांड ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव प्लस डिमांड ऑफ स्पेकुलेटिव मोटिव, सम ऑफ ऑल द डिमांड। तो देखो ये इसको हम डिनोट करते हैं L1 से, बिकॉज ऑफ बोथ आर द सेम डिपेंड अपॉन द इनकम, और इसको हम डिनोट करते हैं L2 से। देन द टोटल डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू L1 प्लस L2, because of you know that L1 is the function of income. L1 is the function of income, whereas income is independent variable and L1 is dependent variable. जो इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ L1 की डिमांड होगी, क्लियर। एंड L2 is the function of R. L2 is the function of R. सॉरी बेटा, L2 इज द फंक्शन ऑफ R. L2 डिपेंड करेगा R पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो L2 उसके इनवर्सली अफेक्ट होता है। तो देन द टोटल डिमांड ऑफ मनी L1 प्लस L2, वेयर L1 इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड L2 इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट R। क्लियर। ये देखो ये सारी बातें हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक पॉइंट, एक टॉपिक आपको बताना है, एक वर्ड में एक डिफिनेशन बताना है, और वो हमको बताना है लिक्विडिटी ट्रैप। ये कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, ना आपसे ये पूछा जाएगा ना आपको आंसर देना है, लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप मोस्टली बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। आओ देखते हैं। इसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और देखें। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर हम दिखा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी। यस बेटा। अब देखो जो आपने अभी कहा कि टोटल डिमांड ऑफ मनी L1 प्लस L2, L1 इज डिपेंड अपॉन द इनकम, तो इनकम हमारी कांस्टेंट रहेगी एट ए टाइम। तो जो L1 होगी वो पैरेलल टू द y एक्सिस होगी, दिस इज द L1 पैरेलल टू द y एक्सिस। एक इनकम लेवल पे उसकी जो डिमांड होगी वो कांस्टेंट होगी पैरेलल टू द y एक्सिस। L2 मैंने बताया कि L2 इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और L1 इज डिपेंड अपॉन y। L2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो डिमांड ऑफ मनी का रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो L2 जैसे जैसे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ किसी भी पॉइंट पे देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये R1 है, अगर कम होकर के ये अगर R2 हो जाए तो R1 पर डिमांड ऑफ मनी ये देखो M1 है और R2 पर डिमांड ऑफ मनी M2 हो जाती है। M2 जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ओहो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है मनी की डिमांड बढ़ जाती है, और इनवर्सली जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है डिमांड ऑफ मनी कम हो जाती है। अगर ये R3 हो जाए तो ये M3 हो जाए। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये डिमांड फॉर मनी L1 प्लस L2 हमने शो किया है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी।
डिमांड ऑफ मनी को हमने दिखाया। देखो यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, मनी की डिमांड भी चेंज होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट पर आने के बाद, जिसको जनरली हम R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, इस पॉइंट तक रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है, यहाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये M1 R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, मनी की डिमांड बढ़ गई, R2 तो ये हो गया M2। जैसे जैसे मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, डिमांड ऑफ मनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना भी कम कर दो, आपके डिमांड ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। इस सेगमेंट को, ये यहाँ से यहाँ जो हमको मिला है, इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो फेल कर जाता है, यहाँ पर फेल कर जाता है। ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप का मतलब समझते हो, जाल। इस जब लिक्विडिटी ट्रैप में इकोनॉमी चली जाती है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट ये मनी के डिमांड में नहीं पड़ता है। इट मीन्स कि अगर उसको और भी सिंपल वर्ड में कह दें कि कोई भी इकोनॉमी जब लिक्विडिटी ट्रैप में चली आती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई भी इफेक्ट डिमांड ऑफ मनी में नहीं होता है। तो डिफिनेशन के टर्म में हम कह सकते हैं लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन इन विच द नो इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिमांड ऑफ मनी। अगर मनी की सप्लाई को देखें तो यहाँ पे अगर सप्लाई कर खींचते जाओ तो अगर इसमें सप्लाई करवाती है तो आप सप्लाई को भी बढ़ा दो, मनी सप्लाई को, तो भी रेट ऑफ तो भी मनी के डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। 1 मार्क्स में जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। तो आप सिंपली आप इसको समझाएंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन इन विच नो इफेक्ट इन द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिमांड ऑफ मनी। कि मनी की डिमांड में रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और यहाँ पे जो डिमांड है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाती है। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्लियर बेटा? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझिएगा। 1929 में जब रिसेशन का पीरियड इकोनॉमी में चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब रिसेशन टाइम था तो उस रिसेशन पीरियड ऑफ टाइम में जो सिचुएशन थी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना हो, कम कर लिया जाए या बढ़ा लिया जाए। जब लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? मार्केट में गुड्स एंड कमोडिटीज ही नहीं है तो डिमांड कैसे होगी? तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्लियर? ओके बेटा, अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। बिकॉज ऑफ यू ऑल नो दैट द सप्लाई ऑफ मनी and all the monetary authority of the economy keep by the RBI means कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मनी की और मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, सारी अथॉरिटीज़ वो कीप करती है, वो अपने पास रखती है। तो मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में एट ए टाइम क्या होगी, इसका जो डिटर्मिनेशन होगा वो आरबीआई करती है। दिस इज द कैटेगराइजेशन इन 4 पार्ट ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ मनी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ यू नो दैट मनी सप्लाई, दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो टोटल मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी में क्या होगी? दिस इज द 4 वेरिएबल्स थ्रू M1, M2, M3 एंड M4. M1, M2, M3 and M4. This is the supply of money. Supply of money को आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि supply of money refers to the total money supplied by the central authority in an economy at a point of time. कि किसी एक निश्चित समय पर जो भी अथॉरिटी है जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में करती है, दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी एंड दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट. एंड आई होप यू नो दैट कि दिस इज द मेजरमेंट M1, M2, M3 एंड M4. क्लियर बेटा? M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट. Currency with public. Currency with public refers to the total amount of currency notes and coins which is held by the peoples of the country, peoples of the economy. ये currency with public है, ठीक है. And demand deposit. Demand deposit, it is the deposited amount in the commercial bank which is any time withdraw बाय द डिपॉजिटरी, कि जो भी डिपॉजिटरी है वो जब चाहे इसको विड्रॉ कर सकता है. दिस इज द M1. और इस M1 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, इसको हम कहते हैं नैरो मनी. अक्सर यहाँ से एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच इज नोन एज नैरो मनी, और ऑप्शन में A, B, C, D में आपको दे दिया जाएगा M1, M2, M3, M4. तो M1 को हम नैरो मनी कहते हैं. नैरो मनी क्यों कहते हैं? Because of it is the total amount of currency and coins which is held by the economy. ठीक है. तो M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट. M2, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा, इजिली इसको आप समझिए. M2 करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर ये जो M1 होता है इसमें हम लोग सर टर्म डिपॉजिट क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? इसमें टर्म डिपॉजिट हम इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, टाइम डिपॉजिट. ठीक है. टाइम डिपॉजिट हम इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं कि वो जो करेंसी है वो क्रेडिटेड करेंसी है. तो टाइम नहीं, टर्म डिपॉजिट फिक्स टर्म इस टाइप में जो होता है. किस तरह का? M3 करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक. M3 में हम कॉमर्शियल बैंक के जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, एंड टाइम डिपॉजिट हैव द एबिलिटी, हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट द क्रेडिट so that M3 is known as broad money. ये ध्यान रखिएगा, इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं कि हमारे पास करेंसी है 10,000 और हम वर्क कर लेते हैं 1 लाख रुपीस का, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिट. इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी. M3, ये ध्यान रखिएगा, M3 ब्रॉड है, M1 नैरो है. एंड M4 is equal to currency with public plus demand deposit plus post office saving deposits and post office time deposits. Post office time deposits plus time deposit in commercial plus time deposits in commercial बैंक. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ पे देखो जो M4 है, किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होगी वो क्या होगी? M4 के इक्वल होगी. बिकॉज ऑफ M1 यू नो दैट
currency with public plus demand deposit, currency with public plus demand deposit, M2 currency with public plus demand deposit plus post office saving deposits, M3 currency with public demand deposit plus time deposits in commercial banks. Time deposit in commercial bank have the capacity to create the credit, so that M3 is known as broad money and M4. So this is the measurement of money supply, M1, M2, M3 and M4. This is the variables which is measured to money supply in the economy at a point of time. कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी, इसको मेजर करने के लिए 4 वेसल्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4, और इनके बिहाव पे किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है हम इसे इजीली मेजर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? आई होप कि अब इस चैप्टर में